चलो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 12वीं के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट कल बचा हुआ था उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ध्यान से समझना ना, हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली नर जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में मैं आपको प्राथमिक जनन अंग कौन कौन सा होता है और द्वितीयक जनन अंग कौन कौन सा होता है इसके बारे में बता रहा था। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग वह जनन अंग होता है जिसमें क्या होता है, आपका गेमिट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, और दूसरा सेक्स हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। ठीक है, और यह काम कौन करता है? टेस्टिकल। कौन करता है? टेस्टिकल, वृषण। ठीक है, टेस्टिकल दो ठोक रहता है उसको टेस्टिकल बोलते हैं, एक सिंगल को टेस्टिस बोलते हैं। क्लियर है ना? टेस्टिकल क्या है? बहुवचन वर्ड है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद दूसरा जो होता है आपका द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग का काम क्या है आपका? मैच्योरेशन ऑफ गेमिट, मतलब गेमिट जो बना है, युग्मक जो बना है, मतलब स्पर्म जो बना है यदि नर में, ठीक है, तो उसका क्या करना? मैच्योरेशन करना, परिपक्वन करना। और दूसरा काम क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गेमिट, उसको ट्रांसफर करके सेमिनल वेसाइकल यानी कि शुक्राशय में रखना, या फिर आगे यानी कि पेनिस के माध्यम से वेजाइनल ट्रैक में क्या करना? वेजाइनल ट्रैक में इंटर करना, इंसेमिनेशन कराना, ये काम होता है। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग मेनली पढ़ रहे थे कल किसके बारे में? प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में। ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार एक ही स्लाइड में पूरा बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझना। 5 से 10 मिनट लगेगा, जो क्लास 2 क्लास हुआ है उसका। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़े थे कि कोई नर है, ठीक है, तो कोई नर है तो नर के दोनों जांघों के मध्य में, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम रहता है इसमें सेप्टम के द्वारा ये 2 भागों में डिवाइड होता है, और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक। यहाँ तक क्लियर है? और ये बीच वाला भाग क्या हो गया आपका? सेप्टम। क्या हो गया? सेप्टम। इसमें एक संरचना रहता है जिसका नाम है क्या आपका? गुबर्नाकुलम। इस गुबर्नाकुलम के माध्यम से जो टेस्टिकल रहता है, ठीक है, गुबर्नाकुलम के माध्यम से टेस्टिकल जो रहता है वो क्या जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है? ये टेस्टिकल और ये दूसरा टेस्टिकल, क्लियर है? टेस्टिस, ये दोनों क्या हुए रहता है? जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसमें एक ध्यान से समझना, यहाँ पास ध्यान दो, ये लगा रहता है क्या? इंजुनियल कैनाल। क्या लगा रहता है? इंजुनियल कैनाल। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को क्या बताया था? टेस्टिकल है, उसमें ध्यान से समझना बहुत सारे ब्लड वेसल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ से वास्ट डिफरेंस बाहर निकलेगा। ठीक है, वास्ट डिफरेंस बाहर निकलेगा, ऐसा बहुत सारा नलियाँ आती हैं। इन सब का जो एक प्रॉपर ब्रांच है, ध्यान देना, इसका एक प्रॉपर कॉर्ड बनता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एक नलिकाकार एक स्ट्रक्चर बनता है इन सभी नलियों का, और इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिड कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड कॉर्ड। इसके बारे में पढ़े थे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसके बाद मैं क्या बोला था कि जो टेस्टिकल है, ठीक है ना, जब भ्रूण रहता है नर, यानी कि जब वो मादा के मतलब अपनी माता के पेट के अंदर है, गर्भ के अंदर है, तो ये जो टेस्टिकल रहता है वो स्क्रोटम में आया नहीं रहता। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से 7वें महीने में ये कहाँ आता है? नीचे आता है। किसमें? स्क्रोटम में। यहाँ तक क्लियर है? और यदि नहीं आ रहा था तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोचिडिज्म। और ऑपरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्कियोपैक्सी। क्या बोलते हैं? आर्कियोपैक्सी। यहाँ तक का कहानी हो गया था पूरी तरीके से। जब बधियाकरण का प्रक्रिया होता है, कैस्ट्रेशन का, नसबंदी का प्रक्रिया होता है, जिसको जानवरों का कूटना बोलते हैं, क्लियर है ना, जिसमें जो आपके ध्यान समझना, सांड को वृषभ बनाया जाता है, बैल बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या किया जाता है? ये जो स्पर्मेटिड कॉर्ड रहता है उसको बर्डिजो कैस्ट्रेटर के माध्यम से, किसके माध्यम से? बर्डिजो कैस्ट्रेटर के माध्यम से क्या किया जाता है? रप्चर किया जाता है, और रप्चर करके स्पर्मेटिड कॉर्ड को क्या कर दिया जाता है? नष्ट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब जो उसके बाद जो शुक्राशय यानी कि जो उसका सीमेन रहेगा, ठीक है ना, बैल जो बनेगा उसका जो सीमेन रहेगा, उसके सीमेन में स्पर्म का मात्रा होगा क्या? नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है आपका किसका? कैस्ट्रेशन का। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर किसके बारे में? टेस्टिकल के बारे में। किसके बारे में? टेस्टिकल्स के बारे में। क्लियर है कि नहीं? और सबसे पहले तो हम लोग इसी का स्ट्रक्चर देखे थे। स्ट्रक्चर देखे थे तो स्ट्रक्चर में बनाया था, अंडाकार होता है सबसे पहले, तो ये अंडाकार शेप का होता है टेस्टिकल। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, ध्यान देना, इसका जो लंबाई रहता है कितना रहता है? 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना रहता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके बारे में बताया था वयस्क मनुष्य में ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसका लेयर का बात कर रहे थे। सबसे पहला जो लेयर रहता है, ध्यान से समझना, जो सबसे पहला लेयर रहता है जो कि क्या होता है आपका? इर्रेगुलर लेयर होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर लेयर रहता है। उसका नाम क्या होता है आपका? उसका नाम क्या है? ट्यूनिका
वेजाइनैलिस, क्या है? ट्यूनिका वेजाइनैलिस, वही है ना? ठीक, एक मिनट रख। सबसे पहला लेयर जो है इनकम्प्लीट लेयर रहता है, उसका नाम है क्या? ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। देखो पूरी तरीके से कवर किया है क्या इसको? नहीं, केवल एक साइड से किया है, क्लियर है? इनकम्प्लीट और इरेगुलर लेयर होता है, क्या होता है? इनकम्प्लीट और इरेगुलर लेयर, ठीक है ना? लिख देते हैं इसका नाम ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ठीक है ना? ट्यूनिका वेजाइनैलिस इनकम्प्लीट है और क्या है आपका? इरेगुलर लेयर है, क्या है? इरेगुलर लेयर। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जो दूसरा लेयर होता है, ध्यान से समझना, उसके बाद जो आपका दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर है, इसी के कारण, ध्यान से समझना, इसी के कारण जो टेस्टिकल है, ठीक है, कौन से रंग का दिखाई देगा आपको? सफ़ेद रंग का। कौन से रंग का? सफ़ेद रंग का। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया रहता है, ये इसको क्या करता है? कंपार्टमेंट में से बांटते जाता है। कितने कंपार्टमेंट में बांटेगा? 250। कितने कंपार्टमेंट में बांटता है? लगभग 250। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो जो आपका दूसरा लेयर है, इसका नाम है क्या आपका? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कंपार्टमेंट में बांटता है, एल्बुजिनिया, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट का नाम क्या हो गया? आप टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब तुम लोग बोलोगे भैया हिंदी में नाम बताओ, हिंदी में नाम बताओगे तो बोहा जाओगे, इंग्लिश में ही नाम याद किया जाता है बायोलॉजी में, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका नाम मैं बताऊँगा तो क्या खंडिका ऐसा कुछ नाम आएगा यार, ठीक है, जो कि हाँ ऐसा कोष्ट ऐसा करके कुछ नाम आएगा तो। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही बोलते हैं, हिंदी में लिखूँ चाहे इंग्लिश में, ठीक है। वेजाइनैलिस को ट्यूनिका वेजाइनैलिस ही बोलते हैं ना। तो इंग्लिश नाम ही याद करोगे तब हर जगह काम आएगा, हिंदी में नाम करते रहोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। आने वाला जब क्लास रहेगा, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, उसके बाद मान लो पीएचडी भी कर लोगे, या फिर तुम लोग मान लो कोई डॉक्टरी के फील्ड में जाओगे, कोई भी फील्ड में जाओ ना, पूरा बोलबाला किसका है? इंग्लिश का है। पूरा आपको अच्छा ऑथर का जो बुक मिलेगा किस में मिलेगा? इंग्लिश में। तो इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, भग नहीं सकते ना, ठीक है। कोशिश करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपने आप नाम याद हो जाएगा, एकदम गधे से गधे बच्चे को भी याद हो जाता है भाई, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब। सुने भी होगे ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जानत है सिर पर पड़त निशान, ठीक है। जो पत्थर रहता है उसमें भी रस्सी बार बार आता जाता है, घिसता है तो निशान पड़ जाता है। तो तुम लोगों का बुद्धि है, अब तुम लोगों का बुद्धि पत्थर से भी गया बीता होगा तो क्या बोले, ठीक है, उसी में फोड़कर मार देंगे भैया, बोलो, ठीक है। चल यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। दूसरा लेयर क्या हो गया आपका? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या हो गया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये इसको कितने कंपार्टमेंट में बांटा? टेस्टिकुलर लॉब्यूल को 250 भागों में। कितने भागों में? 250। अब 250 थोड़ी दिखाते रहूँगा, कुछ को ही दिखा पाएंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद जो तीसरा लेयर होता है, ठीक है, तीसरा लेयर का नाम क्या है? चलो बताओ तो। तीसरा लेयर का नाम ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। चलो तीसरा लेयर है आपका ट्यूनिका वेस्कुलेरिस, इसको भी बना देते हैं, ये सबसे अंतिम लेयर है, क्लियर है? ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। अब इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे, ध्यान से समझना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ये जो आपका टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है उसमें नलिका होता है, जिसका नाम क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्राणु जनन नलिका। क्या नाम है? शुक्राणु जनन नलिका, ठीक है, जो कि 2 से 3 की संख्या में होता है, 1 से 3 की संख्या में ऐसा, ये पहला दूसरा ऐसा, 1 ठोक 2 ठोक ऐसा, 3 ठोक ऐसा भी हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3, ऐसा करके रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन नलिका। ऐसा बहुत सारा क्या होता है? शुक्राणु जनन नलिका। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, नाम लिख देते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल संख्या कितना होता है बोला हूँ मैं? 1 से लेकर के 3 की संख्या में। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं प्रॉपर यदि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को लूँ, क्लियर है ना, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को लिए तो इसका जो बाहर का लेयर रहता है इसका नाम क्या है? मेम्ब्रेना प्रोपिया। मेम्ब्रेना प्रोपिया। और अंदर में जो है उसका नाम क्या है? अंदर में चलो इसका बना देते हैं, ठीक है ना। अंदर देखो, ये देखो ऐसा, अंदर में भी लेयर है, यदि समझ आ रहा है ना, अंदर में भी लेयर है। इसका नाम है जर्मिनेटिव इपिथेलियम। जर्मिनेटिव इपिथेलियम, जनन उपकला ऊतक, जर्मिनेटिव इपिथेलियम, हिंदी नाम याद नहीं रखना, जर्मिनेटिव इपिथेलियम। जर्मिनेटिव इपिथेलियम में कितने प्रकार का कोशिका होता है बोला हूँ? 2 प्रकार का।
कितने प्रकार का कोशिका होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है मेल जर्म सेल, नर जनन कोशिका, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और दूसरा जो कोशिका होता है उसका नाम क्या बोला था? सर्टोली सेल। क्या बोले थे? सर्टोली सेल। या इसी का नाम और क्या बोला था? नर्स सेल। क्या बोला था? नर्स सेल। या इसी का एक और नाम बोले थे? सब टेंटाक्युलर सेल। क्या पढ़े थे? सब टेंटाक्युलर सेल। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, ध्यान से समझो क्या बोला हूँ, एक बार रिवाइज करते हैं। क्लियर है? रिवाइज करते हैं भाई इतना तक, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे ना। नहीं समझ नहीं अगर तुम लोग मेरे गाली बकोगे। ठीक है, देखो कोई नर है, ठीक है, कोई नर है तो नर के दोनों जांघों के मध्य में उसके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर रहता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है? बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। ठीक है, ये जो स्क्रोटम रहता है एक सेप्टम द्वारा 2 भागों में डिवाइड रहता है। हर एक भाग को क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सेक बोलते हैं। तथा प्रत्येक में टेस्टिस क्या होता है? उपस्थित होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? ये जो ध्यान से समझना ना, ये जो स्क्रोटम होता है उसमें क्या होता है? एक मसल होता है जिसका नाम होता है डार्टस मसल। कौन सा मसल होता है? डार्टस मसल। और ये जो टेस्टिकल होता है उसके ऊपर कौन सा मसल होता है? क्रेमास्टर मसल। कौन सा मसल? और दोनों मिलकर के ताप नियंत्रण का काम करते हैं। ठंड का यदि दिन हो, ध्यान समझना, ठंड का यदि दिन हो तो जो स्क्रोटम रहता है बॉडी से चिपक करके रहता है। और मान लो गर्मी का दिन हो तो ये बॉडी से क्या रहता है? दूर हट करके शिथिल रहता है। और रीजन रहता है क्या? टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर मेंटेन इस कारण किया जाता है क्योंकि यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है? शुक्राणु जनन, यानी स्पर्म के निर्माण हेतु बॉडी के टेम्परेचर से कम 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? यहाँ पर बहुत सारे नर्वस सिस्टम है, आपके ब्लड वेसल्स है, और यहाँ से स्पर्म बन रहा है तो वहाँ से निकलने वाला वास्ट डिफरेंस है, वो सभी नलिकाएं एक साथ मिल करके एक नली बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड कॉर्ड। और यहाँ पास एक कैनाल होता है जिसको क्या बोलते हैं? इंजुनियल कैनाल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फिर आपको आर्कियोपेक्सी क्या होता है, क्रिप्टोचिडिस में क्या होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, स्पर्मेटिड कॉर्ड को यदि रप्चर कर दिया जाए तो उसी क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन बोलते हैं, बधियाकरण बोलते हैं, या नसबंदी बोलते हैं जानवरों में। यहाँ तक क्लियर है? इसके बारे में पढ़ लिए थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक टेस्टिकल उठाए या एक टेस्टिस उठाए और उसका प्रॉपर स्टडी करना शुरू किए। क्लियर है? गोलाकार होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना लेयर होता है? 3 लेयर। सबसे पहले वाला जो लेयर है जो कि इरेगुलर होता है, इनकम्प्लीट होता है, आधा भस्सा है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरा लेयर जो व्हाइट कलर से दिखा वो चारों ओर रहता है और इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरा जो लेयर है, ठीक है, तीसरा लेयर जो कि पूरे चारों ओर से क्या है? वितरित है और इसमें ब्लड वेसल्स उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। यहाँ तक क्लियर है? ये सब पढ़ लिए। उसके बाद क्या बोला? ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसको 250 कंपार्टमेंट में बांटता है। प्रत्येक कंपार्टमेंट का यानी प्रत्येक भाग का जो नाम है वो है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या नाम है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल रहता है उसमें 2 से 3 की संख्या में, 1 से 3 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहता है, शुक्राणु जनन नलिका। और ये जो शुक्राणु जनन नलिका रहता है, ध्यान समझो, ये जो शुक्राणु जनन नलिका रहता है इसका जो बाहर का जो सरफेस है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोपिया, और अंदर को बोलते हैं जर्मिनेटिव एपिथेलियम। जिसमें कितने प्रकार का सेल है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है मेल जर्म सेल जो कि किसका निर्माण करेगा? मियोसिस के द्वारा स्पर्म का। किसका निर्माण करेगा? जो स्पर्म का। और दूसरा है सर्टोली सेल। कौन सा सेल? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ये जो स्पर्म सेल बनेगा उसको पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। क्लियर है कि नहीं? इतना पढ़ डाले थे। इसके बाद हम लोग क्या किए थे? इसका टीएस काट का अध्ययन किए थे। मतलब ये इस तरीके से है, ध्यान से समझना। इसको हम लोग क्या किए? ऐसे कट किए। ठीक है, 1 मिनट को। इसको हम लोग क्या किए? ऐसे कट किए और कट करके उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब ऐसे है, नली है, देखो ऐसा नली है, 3 ठोक नली है, ऐसे समझो ऐसा है। तो इसको ऐसे मैं कट किया, ऐसे कट किए और कट करके ऐसे सामने से देख रहे हैं। समझ आ रहा है ना? ऐसे कट किए और कट करके ऐसे सामने से देख रहे हैं। सामने से जब देखे इसको, ठीक है, सामने से जब इसका ध्यान देना ना, इसको हम लोग टीएस लिए, ट्रांसफर सेक्शन लिए इसका। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन जब इसका लेंगे, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? ध्यान से समझना। ठीक, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो देखो गोलाकार रहेगा, ऐसा है ना, ये देख ऐसा है नली, तो ये सामने वाला एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला ऐसा टाइप से रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये देखो 1 2 3 ऐसा करके बना दिया हूँ ना, समझ जाओगे ना? ऐसा ऐसा गोला गोला रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद इसमें कितने प्रकार का सेल है बोला हूँ अंदर में मैं? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। वो 2 प्रकार का सेल बनाते हैं। चलो ठीक है,
ये देखो, ये पहला सेल है, ऐसा हो गया, ऐसा सब में रहेगा क्या, ठीक है ना। ये देखो, और इसके साथ साथ एक दूसरा सेल रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। इस तरीके से बना देते हैं बीच बीच में। यहाँ तक क्लियर है ना। ये है कि आपका सर्टोली सेल, दो प्रकार का सेल रहता है। यहाँ तक क्लियर है, तुम लोग अच्छे से बनाना भाई, ऐसे थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ। क्लियर है, नोट्स हम देखोगे बहुत अच्छा डायग्राम बना है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है बोला हूँ मैं, ये वाला जो सेल रहता है मेल जर्म सेल, ठीक है, दो प्रकार का सेल है ना, ये मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। ये वाला सेल जो है, ये वाला है मेल जर्म सेल, और सर्टोली सेल ये गुलाबी वाला है। क्लियर है ना। अब ये जो मेल जर्म सेल है वो किसका निर्माण करेगा, स्पर्म का। किसका निर्माण कर देता है, स्पर्म का। स्पर्म पोषण प्रदान करने के लिए इसमें धस जाता है। यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद क्या बोला था मैं, ये बाहर का जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, इसमें एक सेल होता है जिसका नाम है क्या, लीडिंग सेल। क्या सेल है, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल नाम याद रखना ना, लीडिंग लाडंग करता है लीडिंग सेल, ठीक है ना। लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल बोलता है, इंटरस्टिशियल सेल। हिंदी नाम बता देता हूँ, अंतराली कोशिका। इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिका, ठीक है ना, अंतराली कोशिका। नाम याद रखना, इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल। क्या नाम है, लीडिंग सेल। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम सुने हो, ठीक है। मेल हार्मोन जो रहता है उसका स्त्रवण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, स्त्रवण करता है, हार्मोन का स्त्रवण करता है। यहाँ तक क्लियर है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। उसके अलावा यहाँ एक और सेल होता है, इसका नाम क्या है, इम्यूनो कॉम्पिटिटिव सेल। इम्यूनो कॉम्पिटिटिव सेल, नाम नहीं पता मेरे को, ठीक है, हिंदी नाम नहीं पता। इम्यूनो कॉम्पिटिटिव सेल, ठीक है, इम्यूनो प्रतिरक्षा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा स्पर्धा कोशिका, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, नहीं याद रखना है भाई। इम्यूनो कॉम्पिटिटिव सेल, इम्यूनो कॉम्पिटिटिव सेल, कॉम्पिटिशन करता है इम्यून सिस्टम। क्लियर है, इम्यून सिस्टम को इसका मजबूत बनाने का काम करता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है ना। क्या रहते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये किसका टीएस हो गया आपका, टेस्टिकल का। किसका, टेस्टिकल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं कहानी, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ये कल के क्लास में इतना पढ़े थे, उसके बाद हम लोग ध्यान देना ना, इतना पार्ट हो गया था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, ध्यान देना ना, ठीक है। अब यहाँ स्पर्म का निर्माण हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है, मतलब इसमें अंदर में क्या हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है। ये जो स्पर्म है वो किन किन नलिकाओं से होकर के गुजरेगा, किन किन नलिकाओं से होकर के गुजरेगा, और कहाँ उसका मैच्यूरेशन होगा, परिपक्वन होगा। अभी तो प्राइमरी जनन यानी कि तुम लोग प्राथमिक जनन अंग के बारे में पढ़ रहे हो ना। क्लियर है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको, कि स्पर्म का निर्माण तो पता चल गया कि हाँ यहाँ होता है, इस तरीके से ये ऑर्गन है। अब हम लोग को मेनली आज जो पढ़ रहा है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसके बारे में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। कैसे होता है, क्या होता है, शुरू करें आप, चलो शुरू करें क्या, बिल्कुल चलो भाई, इसी में बताता हूँ ना, ताकि मेरे बाद में कचर कहीं मत करो तुम लोग, ठीक है। बहुत परेशान करते हो तुम लोग, ये इसको नहीं बताया, आंदोलन कर दोगे, हड़ताल कर दोगे, इसको नहीं पढ़ाओ भैया, जो पढ़ाया रहूँगा उसको पेपर में नहीं बनाओगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, ठीक है। कितने कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड किए हम लोग, 3, 250, ठीक, 250 कर देते हैं भाई। 1 मिनट रुको यार, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ऐसा 250 कंपार्टमेंट में। और उसके बाद यहाँ पास क्या रहता है बोला हूँ मैं, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कितना संख्या में, 1 से लेकर के 3 की संख्या में, ऐसा ना। चलो बना देते हैं, ये देखो 3 बनाया हूँ मैं जानबूझ करके, ठीक है, ऐसे 3-3 करके बना रहे हैं। अब कई लोग इसको डिजाइन दे करके भी बना सकते हो, वो तुम लोगों का मन, मेरे जिसमें आसानी हो रहा है मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ। क्लियर है ना। ठीक, चलो देखो, अब यहाँ पास क्या हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है। स्पर्म का निर्माण होगा तो ये सभी मिल करके पहले तो ट्यूबली रेक्टाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्यूबली रेक्टाई, इंग्लिश नाम ही याद रखना पड़ेगा तुमको तो, ठीक है। देखो ये वाला एक निकला, यहाँ से स्पर्म निकलेगा, यहाँ से स्पर्म निकलेगा, ट्यूबली रेक्टाई बनाया ये। यहाँ पास से 1 2 3, और इसके बारे में डिटेल आप लोग पढ़ोगे बाद में, ठीक है ना, ट्यूबली रेक्टाई ऐसा।
ऐसे जोड़ लो, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर बना है क्या, ट्यूबली रेक्टाइल, ट्यूबली रेक्टाइल, और ये सभी आपस में मिलेंगे और मिल करके एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसा स्ट्रक्चर, जालनुमा स्ट्रक्चर, ये पूरा ऐसा, ठीक है ना, ये सब पूरा मिल गया, मिल के कैसा स्ट्रक्चर बनाया, एक जालनुमा स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या पड़ गया, ट्यूबलाई रेक्टाई के बाद क्या बोले थे जी, रेटेटेस्टिस। क्या बनाया, रेटेटेस्टिस, जालनुमा स्ट्रक्चर है, जालनुमा है ना, जलनुमा नहीं है, जालनुमा, ठीक है ना, जालनुमा संरचना, जालनुमा संरचना बना लिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के नेक्स्ट एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये देखो आगे बढ़ा ना, आगे बढ़ करके एक नया स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम है क्या आपका, वास इफरेंसिया। क्या नाम है, वास इफरेंसिया, ठीक है ना, ये है आपका क्या, वास इफेरेंसिया, इफेरेंसिया, वास इफेरेंसिया। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि शुक्राणु का निर्माण यहाँ हो रहा है। पहले कहाँ आएगा, ट्यूबलाई रेक्टाई में, ट्यूबलाई रेक्टाइस कहाँ आएगा, रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से कहाँ आएगा, वास एफरेंसिया में। अब वास एफरेंसिया जो है, ठीक है, वास एफरेंसिया को चारों ओर से, ठीक है, वास एफरेंसिया को चारों ओर से ऐसा एक भाग कवर करता है, ऐसा, ठीक, एक भाग कवर करता है। यानी जितना भी स्पर्म आएगा वो यहाँ आएगा और इस भाग में इसका क्या होगा, फंक्शनल मैच्योरेशन, इसका पूरी तरीके से क्या होगा, परिपक्वन होगा। क्या होगा, परिपक्वन होगा। इस भाग को बोलते हैं हम लोग इपीडाइडमिस, इपीडाइडमिस, अधिवृषण, हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, इपीडाइडमिस। इपीडाइडमिस जो रहता है उसका कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग और ये लास्ट वाला भाग। क्लियर है ना। सबसे ऊपर वाला भाग कैप लगाया है, कैप लगाया है, कैप्यूट इपीडाइडमिस। क्या बोलोगे, कैप्यूट इपीडाइडमिस। इपीडाइडमिस का सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, कैप्यूट इपीडाइडमिस। क्या बोलोगे, कैप्यूट इपीडाइडमिस। क्लियर है ना। ये वाला भाग ऐसे बना दिया, कैप्यूट इपीडाइडमिस। क्लियर है। दूसरा ये वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको बोलते हैं कार्पस इपीडाइडमिस, कार्पस इपीडाइडमिस, कार्पस इपीडाइडमिस। और तीसरा घोड़े के पूंछ जैसा रहेगा, इसको बोलेंगे काउडा इपीडाइडमिस, काउडा, CAUDA, काउडा इपीडाइडमिस, काउडा इपीडाइडमिस। क्लियर है। कितना भाग हो गया, 3 भाग। कितना भाग हो गया, 3 भाग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। इस तरीके से करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब ये जो नली बना है नया, ठीक है ना, इपीडाइडमिस के बाद जो नया नली बना है, ठीक है ना, इसका नाम हो गया क्या, वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया। ये इफिरेंसिया था, ये वाला क्या है, डिफरेंसिया है। क्या है, डिफरेंसिया। वास डिफरेंस बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं। जब नर में नसबंदी होता है ना, मेल में, तो ये जो वास डिफरेंस रहता है इसी को कट किया जाता है, इसको वास डिफरेंस को। तो यहाँ का जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पाएगा। क्लियर है ना। यहीं आकर के वो क्या हो जाता है, सर्टोली सेल का काम बताया था ना, वो क्या कर सकता है, मृत जो शुक्राणु उसका भक्षण कर सकता है, तो भक्षण करते रहता है। ऐसा कहानी रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग सहायक नलिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला नलिका क्या है, ट्यूबली रेक्टाई। दूसरा क्या है आपका, रेटेटेस्टिस। तीसरा क्या है, वास डिफरेंसिया। चौथा क्या है, इपीडाइडमिस। और पांचवा क्या है, वास डिफरेंसिया। क्या है, वास डिफरेंसिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको, यहाँ तक क्लियर है। तो रेटेटेस्टिस के बारे में जान डाले आप लोग कि रेटेटेस्टिस जो रहता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकली हुई पतली महीन रेखाएं, नलिकाएं होती हैं जो आपस में मिलकर जालनुमा एक संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, वास डिफरेंसिया के बारे में। किसके बारे में पढ़े, सबसे पहले तो देखो तुम लोग किसके बारे में पढ़े, ट्यूबली रेक्टाई, रेक्टाई। और ट्यूबली रेक्टाई क्या बनाता है आपका, रेटेटेस्टिस। इसके बारे में पढ़े। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लिए, रेटेटेस्टिस। उसके बाद किसके बारे में देखे, वास इफरेंसिया के बारे में देखे, वास इफेरेंसिया। वास इफरेंसिया जो रहता है वो बाद में कहाँ जाकर के खुलता है, इपीडाइडमिस में। किसमें खुलता है, इपीडाइडमिस। तो तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़े,
इपीडाइडमिस के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? इपीडाइडमिस। ठीक है, इपीडाइडमिस जो रहता है इसका कितना भाग रहता है? 3 भाग। कितना भाग रहता है? 3 भाग। कौन कौन सा भाग बोला था? कैप्यूट, कार्पस और काउडा। क्या था? काउडा। कैप्यूट, कार्पस और काउडा। क्लियर है? और ये जो काउडा इपीडाइडमिस है यहीं से क्या निकलता है? वास डिफरेंशिया। क्या निकलता है? वास डिफरेंशिया। क्या निकलता है? वास डिफरेंशिया। तो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा एमपी है इपीडाइडमिस। अधिवृषण क्या है इसके कार्य लिखिए करके आ जाता है कई बार 2 नंबर का। ठीक है, तो क्या लिखोगे? जब बहुत सारी वास डिफरेंशिया मिलती हैं और मिल करके, ठीक है ना, वृषण के चारों ओर एक जालनुमा वृहद संरचना बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कैप्यूट, कार्पस और काउडा। और ये जो काउडा इपीडाइडमिस रहता है, इस काउडा इपीडाइडमिस का जो अंतिम भाग रहता है वो वास डिफरेंशिया के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ जाएगा? बाहर। और कहाँ चला जाएगा? आपके सेमिनल वेसाइकल में। अब ये सेमिनल वेसाइकल क्या है? शुक्राशय। शुक्राणु जहाँ आशय पाए उसको क्या बोलेंगे? शुक्राशय। मतलब देखो यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर था, ध्यान देना, यहाँ पास केवल और केवल किसका निर्माण हुआ है? स्पर्म का निर्माण हुआ है। सीमेन का निर्माण हुआ है क्या? नहीं। वीर्य का निर्माण हुआ है क्या? यहाँ नहीं। यहाँ केवल स्पर्म का निर्माण हुआ है। केवल और केवल किसका निर्माण हुआ है? स्पर्म। अब स्पर्म यहाँ से पूरा निकला और निकल करके आगे बढ़ा है। अब ये निकल करके आगे बढ़ेगा। अब तुम लोग ये देख रहे हो कि ये बॉडी है ना, ध्यान से समझना ना, कोई ध्यान से समझो, बताते जा रहे हैं तुम लोग को। ये देखो ऐसा है, पूरा बॉडी का कहानी चल रहा है। ये ऐसा आगे आया और ये आगे आगे बढ़ा है ना। अब ये देखो, ये तो कौन सा रीजन है? थोरेसिक रीजन है। ये कौन सा रीजन आ गया? एब्डोमिनल। और ये वाला रीजन कौन सा है? पेल्विक। कौन सा रीजन है? पेल्विक। ऐसा एक साइड खड़े हैं ना, उसके आधार पर बता रहे हैं ना। थोरेसिक रीजन है ये वाला, ये एब्डोमिनल रीजन, और ये वाला क्या है? रीजन है पेल्विक रीजन। अब ध्यान देना, ये जो पूरा ऑर्गन का कहानी चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? आपका पेल्विक रीजन पर चल रहा है। अब यहाँ से ये जो वास डिफरेंस निकला, ये वाला वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस आगे बढ़ा और वास डिफरेंस अब यहाँ से निकल करके कौन सी कैविटी में जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ चला गया? एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ चला गया? एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर तुम लोग जब पढ़े, ठीक है, ये देखो पूरा हो गया कहानी ना, कंप्लीट है। तो ये जो पूरा कहानी चला है वो कहाँ का पास चला है? पेल्विक कैविटी। और वास डिफरेंस अब निकल गया और किधर जाएगा? ऊपर की ओर, एब्डोमिनल कैविटी में। किधर जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी। अब डायग्राम ना बना करके तुमको डायरेक्ट इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला डायग्राम में आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है? ठीक है, ध्यान दो इधर। मैं पूरा एकदम पूरी तरीके से फोकस करना ना, इसमें समझना, ध्यान देना। क्लियर है ये? ध्यान दो, ठीक। ये जो है स्क्रोटम है, ध्यान से समझो। ये है, ये स्क्रोटम है। क्लियर है? स्क्रोटम में ये क्या है? आपका टेस्टिकल। ये बन गया क्या? इपीडाइडमिस। क्या है? इपीडाइडमिस। और ये इपीडाइडमिस आगे बढ़ गया, वास डिफरेंस बन करके कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। अब ये देखो, ये जो नीचे वाला है ये पेल्विक रीजन है और इसके जस्ट ऊपर अब कौन सा रीजन आ गया? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये आगे जाता है, देखो ना। अब यहाँ पास से तुम लोग को नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। एब्डोमिनल कैविटी में ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और आगे जाकर के ऐसे फूल गया। एब्डोमिनल कैविटी में आगे जाकर के ये क्या हो गया? फूल गया। और ये जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। और यहाँ से जाकर के आगे खुलता है किसमें? जितना भी स्पर्म है यहाँ जाएगा। पहला ग्रंथि, नर जनन तंत्र का पहला ग्रंथि शुक्राशय में। किसमें खुलेगा? शुक्राशय में। सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं इसको? सेमिनल वेसाइकल। ये हिंदी नाम है क्या? शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, शुक्राशय में है ये, ठीक है। जब नर उत्तेजित अवस्था में आएगा, ध्यान से समझना, जब नर उत्तेजित अवस्था में आएगा तो शुक्राशय में उपस्थित जो शुक्राणु हैं जो कि सीमेन के साथ है। अब यहाँ सीमेन का यानी कि जो स्पर्म रहता है उसके साथ जो फ्लूइड बनता है व्हाइटिश कलर का, वो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का निर्माण कहाँ होता है? इस शुक्राशय में होता है। कहाँ होता है? शुक्राशय में होता है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब जो नली कट किया जाता है ना नसबंदी में, ठीक है ना, तो ये वाला को कट किया जाता है। मतलब उसमें ध्यान से समझो, उसमें सीमेन का तो निर्माण होगा लेकिन उस सीमेन में यहाँ पास जो उपस्थित स्पर्म है वो जा पाएगा क्या? नहीं। इसका स्वतंत्र रूप से काम है ना, किसका? शुक्राशय का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब शुक्राशय एक फ्लूइड है जिसमें जाकर के स्पर्म को डाला भर जा रहा है। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? जो सेमिनल वेसाइकल है,
ध्यान समझना, ये सेमिनल वेसाइकल है, यहाँ पास आ गया कौन तुम्हारा स्पर्म, और यहाँ पास सीमेन का अधिकांश भाग बनेगा, वीर्य का अधिकांश भाग बनता है, क्षारीय भाग, ठीक है, 60 से 70% जो सीमेन रहता है, वीर्य रहता है, उसको यहाँ बनाया जाता है। अब ये आगे बढ़ेगा, और ये जो डक्ट है इसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेशन करके बोला था, वीर्य स्खलन बोला था, यानी कि जो वीर्य रहता है वो कहाँ से निकलता है? यहीं से निकलता होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जब नर उत्तेजित अवस्था में आता है तो वीर्य कहाँ से निकलता है, कहाँ स्टोर रहता है? ये सेमिनल वेसाइकल में, और ये यहाँ आता है। अच्छा, इसके बाद देखना तुम लोग, ध्यान से समझो ना, ये आगे बढ़ा, ठीक है, एब्डोमिनल, ये इजाकुलेटरी डक्ट कहलाया। आगे जब जाएगा ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मूत्राशय बोलते हो जिसको, ये उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट है? जनन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है क्या? यूरिनरी ब्लैडर। अरे क्या बोलते हैं इसको? मूत्राशय बोलते हैं ना, जहाँ पास मूत्र क्या हो रहा है? इकट्ठा होते रहता है। अब ध्यान से समझना, ये मूत्राशय यानी कि यहाँ पास मूत्र इकट्ठा है, और यहाँ पास क्या इकट्ठा है? आपका सीमेन। क्या इकट्ठा है? सीमेन। ये दोनों, ये वाला एक नली और ये वाला नली, दोनों आकर के आपस में जुड़ा, यहीं पास एक ग्रंथि है, यहीं पास एक ग्रंथि है, और इस ग्रंथि का नाम है क्या? आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये दूसरा नंबर का ग्रंथि आ गया आपका। पहला ग्रंथि क्या है? सेमिनल वेसाइकल। दूसरा कौन सा ग्रंथि आ गया? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जब आगे बढ़ता है तो चने के आकार का फिर 2 ठो ग्रंथि होते हैं, यहाँ पास जोड़ी में है, ये जोड़ी में है, ये वाला भी जोड़ी में है, ये वाला भी जोड़ी में है, 2 की संख्या में है, ये वाला भी 2 की संख्या में, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि केवल और केवल एक है। कितना है? एक। भूलना नहीं, क्वेश्चन आता है ना, ये एक ही ठोक है। क्लियर है? अब ये आगे बढ़ा, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो कितना ग्रंथि हो गया? 3, और हर एक ग्रंथि का अपना अलग अलग काम है, यानी कि सीमेन के निर्माण में इसका भी योगदान है, इसका भी योगदान है, और इसका भी। तीनों मिल करके वीर्य का निर्माण करते हैं, और इस वीर्य में क्या उपस्थित होता है? स्पर्म उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? स्पर्म उपस्थित होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये आगे बढ़ा, अब ये देखो, यहाँ पास तक तो तुम्हारा क्या बोलना चाहिए? इंटरनल जेनेटिलिया था, आंतरिक जनन अंग है, ये शरीर के अंदर है। अब शरीर के बाहर ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया, बाह्य जनन अंग है। क्या है? एक बाह्य जनन अंग है। अब यहाँ पास देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, बहुत बच्चे यहीं पास कंफ्यूज होते हैं। ये मूत्र नलिका है, ठीक है, और ये इजाकुलेटरी डक्ट है, दोनों मिला, तो अब इसको क्या बोलोगे? मूत्र जनन नलिका। मूत्र का भी नलिका है और जनन का भी नलिका है। मूत्र के लिए वर्ड यूज होगा यूरो, और इसके लिए कौन सा वर्ड होगा? जेनाइटल, यूरोजेनाइटल ट्रैक। क्या बोलोगे? यूरोजेनाइटल ट्रैक। तो देखो नया नाम हो गया इसका क्या? यूरोजेनाइटल ट्रैक। ये इजाकुलेटरी डक्ट था, ये यूरिन डक्ट था, दोनों मिल गया तो यूरोजेनाइटल ट्रैक। मतलब देखो, जो नर होता है, ध्यान से समझना, नर में जनन अंग और मूत्र अंग, ठीक है, मूत्रण वाला जो अंग है, ठीक है ना, ठीक है, उत्सर्जन अंग, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि जो पेनिस है वो जनन का भी कार्य करता है और उत्सर्जन का भी कार्य करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अब ध्यान से समझना ना, यहाँ पास अब ये आगे बढ़ा। अब यहाँ पास 2 प्रकार का ध्यान देना ना, यहाँ पास ये जो पेनिस है, अब पेनिस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, पेनिस के स्ट्रक्चर में ध्यान से समझना, 2 प्रकार का ध्यान देना, 2 प्रकार का क्या होता है? टिश्यू होता है। कितना प्रकार का टिश्यू? 2 प्रकार का। एक होता है कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा, और एक होता है कार्पस स्पॉन्जियोसम। क्या होता है? कार्पस स्पॉन्जियोसम। क्लियर है? कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा। संख्या में 2 होता है, एक जोड़ी होता है, और ये संख्या में 1 होता है। यहाँ पास जो तुमको गुलाबी रंग से दिखाई दे रहा है वो कार्पोरा कैवर्नोसा है। क्या है? कार्पोरा कैवर्नोसा। और बीच बीच में क्या है? ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स है, जो कि पेनिस के इरेक्शन में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद देखो कार्पस स्पॉन्जियोसम है, ठीक है, जो कि पेनिस का अग्रभाग बनाता है। पेनिस का जो कि क्या बनाएगा? अग्रभाग होता है, और ये एक ही होता है, सिंगल होता है ना, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, जो ऑरेंज कलर से दिखाया है, वो केवल एक ही है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो यूरेथ्रा है, जिसको यूरोजेनाइटल ट्रैक बोल रहे हैं, वो यहाँ पास आकर के क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसको, इस भाग को, जो अग्रभाग जो फूला हुआ है, उसको बोलते हैं क्या? ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर जो स्किन का परत पाया जाता है उसको बोलते हैं फॉर स्किन। क्या बोलते हैं? फॉर स्किन। कुछ कम्युनिटी रहता है उसमें इस वाले पार्ट को कट किया जाता है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में खतना बोलते हैं इसी प्रोसेस को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और उनका एक वैज्ञानिक कारण ये भी होता है, ठीक है, वो धार्मिक मान्यता उनका कुछ अलग होगा। वैज्ञानिक कारण ये है कि यदि इसको कट किया जाए तो बहुत सारा जो जेनाइटल डिसीज होता है उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है।
ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाता है यदि वैज्ञानिक तरीके से इसको पढ़ेंगे तो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो 100 बात का एक बात, ठीक है ना, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखे हैं, कितना सारा नलिका है, नलिका आगे बढ़ा, वास्ट डिफरेंस तक पढ़ लिए थे। वास्ट डिफरेंस आगे बढ़ा, किसमें खुलेगा, सेमिनल वेसाइकल में। पहले एम्पुला बनाएगा फूला हुआ भाग, फिर आखिर जाकर किसमें खुलेगा, सेमिनल वेसाइकल में। यहाँ शुक्राणु आशा पाएगा, रुके रहेगा, क्लियर है ना। इसका मैच्योरेशन होगा, पूरी तरीके से परिपक्वन होगा, क्लियर है। यहाँ वीर्य का निर्माण होगा। उसके बाद ये आगे जाता है, ये वाला डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इधर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ मूत्र का निर्माण हो रहा है बॉडी में, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पास ध्यान से ना, ये आगे बढ़ेगा, और ये ध्यान देना ना, ये एक टेस्टिकल के लिए हुआ, वैसे ही दूसरे टेस्टिकल के लिए भी ऐसे ही आया होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये मैं एक टेस्टिकल के लिए बताया हूँ ना, वैसे क्या होगा, दूसरा टेस्टिकल भी होगा, उसके लिए भी बना होगा, ठीक है। तो शुक्राशय कितना होता है, 2, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि केवल और केवल कितना होगा, 1। और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि, ठीक है। ये कितना होता है, 2, क्लियर है। मतलब एक जोड़ी वाला कौन कौन सा है, शुक्राशय है और काउपर ग्रंथि है, और केवल एक पाया जाता है कौन सा, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ तक क्लियर है। ये यूरिन वाला ट्रैक है और ये तुम्हारा जनन वाला है, तो यूरोजेनाइटल ट्रैक। अब दोनों जब मिल गया तो ये ट्रैक को क्या बोलूंगे, यूरोजेनाइटल ट्रैक। मतलब इसी में से सीमेन निकलेगा और इसी में से यूरिन निकलता है, क्लियर है कि नहीं। इसी में से क्या निकलता है, सीमेन निकलता है, और इसी में से यूरिन निकलता है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलियम हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पेनिस के बारे में। पेनिस का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें योगदान कितने टिश्यू का रहता है, 2 का। एक कार्पोरा कैवर्नोसा का, जो कि एक जोड़ी होता है, और दूसरा होता है आपका कार्पस स्पॉन्जियोसम का। किसका, कार्पस स्पॉन्जियोसम का, ठीक है, जो कि ग्लांस पेनिस का निर्माण करता है। पेनिस का अग्रभाग फूला हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पास आगे क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और इसको ध्यान देना, इसके ऊपर जो एक स्किन का परत होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, पूरा समझ आया? ये पहले समझाने के लिए ये पूरा डायग्राम ना, समझ आ गया कैसे कैसे संरचना है। किसी की दिक्कत है क्या अभी इतने में? 2 से 3 बार बताया ना मैं, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब इसी डायग्राम को जो तुम्हारे बुक में दिया है उसको देखते हैं। ये बुक में इस टाइप से दिया है, देखो। अब क्लियर है। हम लोग जब बनाए थे तो हम लोग क्या किए थे, ध्यान देना ना। हम लोग क्या कर रहे थे, केवल ऐसा एक सिंगल एक साइड का ऐसे देख रहे थे ना, ऐसे देख रहे थे ना। वो जब डायग्राम बनाया, ध्यान देना ना, ये वाला जो है, चलो इसको ऐसे करता हूँ। ये देखो, ये वाला डायग्राम ऐसा इस टाइप से था। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं, इसमें जो डायग्राम दिया है वो किसने है, दोनों साइड को लेकर के दिया है। अब कैसे कैसे बना है, ध्यान देना ना, ठीक, ध्यान दो, ठीक है। कैसे कैसे, चलो इधर ध्यान दो। ये है टेस्टिस, ध्यान से समझते जाना ना। टेस्टिस, ये क्या बना है, एपिडाइडमिस। क्या बना है, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस आगे निकला वास डिफरेंशिया। क्या निकला, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया की खासियत देखो तुम लोग, ये यहाँ तक ये जो रीजन है, ये तो कौन सा रीजन है तुम्हारा, पेल्विक कैविटी। आगे बढ़ा और ये कहाँ चला गया, एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाला हिस्सा साइड, क्लियर है ना। और यहाँ पास देखो ऐसा लूप बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होकर के ऐसे गुजर रहे हैं ना, वो हल्का से, क्लियर है, एक लूप बनाता हुआ आगे गुजरता है। अब यहाँ पास देखो, ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ते गया, ये दोनों, ये नलिका आगे बढ़ा, और यहाँ पास देखो ये क्या बन गया, शुक्राशय। क्या आया, शुक्राशय। सेम टू सेम यही कहानी इधर भी होगा। क्या, इधर आगे बढ़ेगा तो लूप बनाते हुए, और यहाँ पास भी क्या आ गया आपका, शुक्राशय। क्या आ गया, शुक्राशय। और ये जो ट्रैक है, फिर इसके बाद ये आगे बढ़ा नली, तो इसका नाम क्या हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट है। ये देखो एक नया ग्रंथि यहाँ पास फिर है, ये देख कौन सा ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। अच्छा ये वाला देखो तो काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोला हूँ इसी को मैं। उसके बाद देखो, अब यहाँ से यूरिन आएगा, यहाँ से यूरिन आएगा, और इधर से क्या आएगा, सीमेन। तो दोनों एक साथ आ गए, यूरोजेनाइटल ट्रैक, या उसी का नाम क्या है दिया है यहाँ पास, यूरेथ्रा। क्या नाम दे दिया, यूरेथ्रा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा यहाँ पास कितने प्रकार का टिश्यू होता है बोला हूँ, 2 प्रकार का, कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसम। अग्रभाग जो फूला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन का एक कवर होता है जिसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। अच्छा ये तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में बांटता है, इसको दे दिया है। फिर रेटिटेस्टिस बनता है, वास डिफरेंशिया बनता है, एपिडाइडमिस बनता है, फिर वास डिफरेंस बनता है। समझ गए। ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये मूत्र नलिका ऊपर से किडनी से छनकर आता हुआ होगा, इसके ऊपर किडनी होगा।
समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कहानी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, नर जनन तंत्र का, किसका, नर जनन तंत्र का। समझ आया कि नहीं, क्लियर कट, समझ आ गया। दोनों स्ट्रक्चर को देख लो भाई तुम लोग, ये देखो दोनों स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल से मैं समझा दिया हूँ आपको, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं ना, ये दोनों तो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि डायग्राम यदि तुम लोगों को याद रहेगा तो फटाफट फटाफट समझ आते जाएगा। एपिडाइडमिस में पहुंचे थे, एपिडाइडमिस लिख लिए थे ना, एपिडाइडमिस क्या क्या होता है। अब ये एपिडाइडमिस का क्या क्या कार्य होता है, कार्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करता है, स्पर्म का संग्रहण करता है, स्पर्म का क्या करता है, संग्रहण। मैं बोला हूँ ना एपिडाइडमिस का संरचना और उसका कार्य आता है, तो स्पर्म का क्या करता है, संग्रहण करता है। दूसरा सबसे जो मोस्ट एमपी है, नीट में कई बार पूछा है, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर तो क्लियर कट है, उसको फंक्शन करना सिखाना है, मतलब वो किस तरीका से ओवा को क्या करेगा, विभेदित करेगा, उसका पूर्व तैयारी करवाता है। तो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर टाइप का, ठीक है। आतंकवादी का मानसिकता पहले बनाया जाता है ना, फिर उसको हथियार चलाना सिखाया जाता है। तो वैसे ही समझो कि स्पर्म का निर्माण हो गया है, समझ आ रहा है ना, स्पर्म का निर्माण, वाह अरे हसैया, ठीक है, स्पर्म का निर्माण हो गया है। अब उसको क्या कराना है, फंक्शनल मैच्योरेशन कराना है, उसको ओवा को विभेदित कराना सिखाना है, क्लियर है ना। तो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। और तीसरा मोस्ट काम रहता है मृत शुक्राणुओं का भक्षण, जो शुक्राणु मृत हो गए उनका क्या करना है, भक्षण करना है। और कौन करता था मृत शुक्राणु का भक्षण, सर्टोली सेल करता था। कौन करता था, सर्टोली सेल, क्लियर है। तो दो जगह होता है भाई मृत शुक्राणु का भक्षण, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये हो गया एपिडाइडमिस। उसके बाद किसके बारे में पढ़े थे, वास डिफरेंस के बारे में, शुक्राणु वाहिका बोलते हैं जिसको, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु क्या है, शुक्रवाहिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। हिंदी नाम मत याद रखो भाई, इंग्लिश नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा। वास डिफरेंसिया, इसके बारे में पढ़ना शुरू किए थे। काउडा एपिडाइडमिस से आगे बढ़ता है और क्या बनता है, वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया जो रहता है, ठीक है, वास डिफरेंसिया आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर किसका निर्माण करता है, एम्पुला का। किसका निर्माण करता है, एम्पुला का, याद आया। और ये जो एम्पुला रहता है, एम्पुला से फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके किसमें खुलता है, सेमिनल वेसाइकल में, सेमिनल वेसाइकल में जाकर के खुलता है, जाकर खुलता है, सेमिनल वेसाइकल में जाकर के ये खुलता है। यहाँ तक हो गया, इसके बारे में पढ़ लिए थे, सेमिनल वेसाइकल में जाकर के खुलेगा और सेमिनल वेसाइकल में जाकर के खुलता है। फिर कौन सा डक्ट बनाता है, पढ़े थे, इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सा डक्ट बनाया था, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण करता है। तो इतना लिखोगे किसमें, वास डिफरेंशिया में, क्लियर है ना। वास डिफरेंशिया किसके ऊपर लूप बनाता है, बताया था मैं, मूत्राशय के ऊपर। किसके ऊपर, मूत्राशय के ऊपर। ये डायग्राम देखे थे ना, ये कहाँ चला गया यार, ये देखो, ये मूत्राशय के ऊपर ऐसे लूप बनाते हुए जाता है, बोला हूँ ना मैं, ऐसे हल्का से ऊपर होते हुए, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया कहानी किसका, तुम्हारा वास डिफरेंशिया के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, वास डिफरेंशिया हो गया। अब कितना ग्रंथि होता है, बोला हूँ मैं, नरजनन तंत्र में 3। सबसे पहला ग्रंथि सेमिनल वेसाइकल, शुक्राशय। दूसरा ग्रंथि कौन सा, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा कौन सा ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्ब जैसा है, यूरेथ्रा का निर्माण करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ऐसे करके याद रखना, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। यहाँ तक क्लियर है। तो पहला जो ग्रंथि है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, कौन सा ग्रंथि है, चलो बताओ, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राशय, क्या बोलते हैं, शुक्राशय। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला तो क्या लिखोगे, जोड़े में पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, यह जोड़े में पाया जाता है। पहला पॉइंट है जोड़े में पाया जाता है, यानी 2 की संख्या में होता है, पाया जाता है। इसका निर्माण कौन करेगा, वाल्फियन डक्ट। इसका निर्माण वाल्फियन डक्ट से होता है। कल पढ़ाया था मुलेरियन डक्ट और वाल्फियन डक्ट। वाल्फियन डक्ट किसका निर्माण करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो वाल्फियन डक्ट से इसका निर्माण होता है, वाल्फियन डक्ट से इसका निर्माण होता है। और क्या लिखोगे, ये सेमिनल फ्लूइड का स्त्राव करता है। किसका स्त्राव करेगा, सेमिनल फ्लूइड का, यानी कि जो सीमेन बनाता है उस फ्लूइड का क्या करता है, स्त्राव करता है। सेमिनल फ्लूइड का स्त्राव करता है, जो कि कैसा रंग का रहता है, हल्का पीला गाढ़ा, हल्का पीला व गाढ़ा। और इसका जो
प्रकृति रहता है वो क्षारीय प्रकृति, मोस्ट एमपी याद रखना ना, कौन सा प्रकृति का है, क्षारीय, ठीक है, बेसिक नेचर का है। सेमिनल फ्लूइड जो रहता है कौन सा नेचर का रहता है, बेसिक नेचर का। टोटल जो सीमेन बनता है, टोटल सीमेन का 70 से 80% यही बनाता है। कितना, सीमेन का 70 से 80% भाग यही बनाता है। कौन, सेमिनल वेसाइकल। मतलब टोटल जो सीमेन बनता है, वीर्य बनता है, उसका 70 से 80% योगदान किसका, सेमिनल वेसाइकल का है। क्लियर है ना। अब ये जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है ये याद रखना है। सबसे पहला जरूरी चीज़ है फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। स्पर्म गया तो स्पर्म गया है तो स्पर्म को क्या चाहिए, पोषण चाहिए, तो स्पर्म के ईंधन का कार्य करता है, ये स्पर्म के ईंधन का कार्य करता है। और एक मोस्ट एमपी चीज़ याद रखना कि ये फीमेल में पाया नहीं जाता है, क्या, फ्रक्टोज। मान लो, ध्यान से समझना, रेप केस हुआ है तो रेप केस में जब जांच किया जाता है ना, तो जो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज को देखा जाता है कि फ्रक्टोज उसमें उपस्थित है कि नहीं, क्योंकि फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज पाया जाएगा क्या, नहीं, वो किस में पाया गया है, मेल में। क्लियर है। यदि फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज पाया गया तो इसका मीनिंग ये रहेगा कि हाँ उनके मध्य कॉपुलेशन हुआ है, यानी कि उसका रेप हुआ है। यहाँ तक क्लियर है ना। और अलग अलग टेस्ट होता है लेकिन उसमें एक देखा जाता है किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। ये याद रखना, फ्रक्टोज केवल किस में पाया जाता है, मेल के। क्लियर है ना, फीमेल में पाया नहीं जाता। तो जो रेप केस वगैरह रहता है तो उसमें जांच किया जाता है। इसके अलावा सेमिनल फ्लूइड में और क्या उपस्थित होता है, अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, विटामिन होता है, ठीक है ना। स्पर्म तो होगा ही होगा ना, स्पर्म तो मेन है। और क्या होता है इसमें, कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। इसके अलावा एक और प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, भूलना नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और इसके अलावा एक और होता है फाइब्रिनोजन। ये दोनों को पूछूंगा मैं आप लोगों को, फाइब्रिनोजन। 99% बच्चों को तुरंत याद हो जाएगा, हाँ फ्रक्टोज रहता है करके, तुरंत याद होता है। लेकिन ये दो चीज़ याद होता नहीं है, तो इसको भी याद रखे रहना। सेमिनल फ्लूइड में कौन कौन सा चीज़ रहता है, फ्रक्टोज भी रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है और आपका फाइब्रिनोजन रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, ठीक है, हो गया क्या, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, आपका सेमिनल वेसाइकल का। अब नेक्स्ट जो ग्रंथि है, दूसरा ग्रंथि जो था आपका क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में आप लोगों को बताया था कि केवल और केवल कितना पाया जाता है, संख्या में एक होता है, केवल एक होता है, केवल कितना होता है, एक होता है। और किसके नीचे स्थित होता है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के जस्ट नीचे उपस्थित होता है, मूत्राशय के नीचे उपस्थित होता है, मूत्राशय के नीचे उपस्थित होता है, मूत्राशय के जस्ट नीचे उपस्थित होता है। ये जो रहता है हल्का अम्लीय होता है ना। देखो पहला वाला जो था वो क्या था, क्षारीय, लेकिन ये क्या है, हल्का अम्लीय, ठीक है, pH 6.5, हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है, ये हल्का अम्लीय होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और ये सीमेन का जो बचा हुआ 20 से 25% भाग जो था ना, 20 से 25% भाग को बनाता है, 20 से 25% भाग बनाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और इससे दूध समान एक द्रव स्त्रावित होता है, दूध समान द्रव स्त्रावित होता है। और सीमेन का जो विशिष्ट गंध रहता है, ठीक है ना, सीमेन का जो क्या रहता है, आपका गंध रहता है, सीमेन में जो उपस्थित गंध रहता है, सीमेन का विशिष्ट जो गंध आता है वो किसके कारण आता है, इसी द्रव के कारण, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले द्रव के कारण। विशिष्ट गंध का सीमेन के, ऐसे लिख देते हैं ना, सीमेन के का गंध का कारण यह ग्रंथि है। यानी कि इस ग्रंथि से जो फ्लूइड निकलता है वो सीमेन, ध्यान देना, सीमेन को गंध यानी कि स्मेल उत्पन्न करता है। सीमेन में क्या उत्पन्न करता है, स्मेल उत्पन्न करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसमें कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, दूध समान ये जो द्रव है इसमें कौन कौन सा चीज़ उपस्थित रहता है। तो सबसे पहले तो उपस्थित रहता है सिट्रिक एसिड, उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, सिट्रिक एसिड। फाइब्रिनोलाइसिन उपस्थित होता है। क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिन। और एंटीबायोटिक पदार्थ होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक पदार्थ होता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फेट आयन होता है। क्या होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट आयन।
कैल्शियम और फास्फोरस। देखो उसमें फाइब्रिनोजन था, ये देखो यही निकल हूँ, फाइब्रिनोजन था, रक्त का जो थक्का जमाता है, और इसमें फाइब्रिनोलाइसिन है जो थक्का हटाता है, फाइब्रिनोलाइसिन। एकदम माइनर कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आता है ना, इसमें क्या है फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन, और इसमें क्या है फाइब्रिनोलाइसिन है, और क्या है एंटीबायोटिक है। कैल्शियम दोनों में कॉमन है। अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, सिट्रिक एसिड। क्या है, सिट्रिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। कौन सा ग्रंथि हो गया, दूसरा ग्रंथि। संख्या में केवल कितना है, एक। नेक्स्ट देखें क्या आप, हो गया। तीसरा ग्रंथि देखते हैं भाई। तीसरा ग्रंथि है आपका कौन सा, कॉपर ग्रंथि, या उसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीसरा ग्लैंड है आपका कॉपर्स ग्लैंड, या इसी को क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है। कितना होता है, यह भी एक जोड़ी होता है, दो की संख्या में ना, एक जोड़ी होता है, ठीक है। ये जो रहता है यह भी क्या होता है, क्षारीय स्त्राव करता है, क्षारीय स्त्राव करता है। देखो मेल जेनिटल ट्रैक है वो पूरा क्षारीय बना रहा है, देखो तो फीमेल जेनिटल ट्रैक क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। क्लियर है ना। तो उसके अम्लीयता को खत्म करने के लिए ही जो, ठीक है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक के अम्लीयता को खत्म करने के लिए जो मेल जेनिटल ट्रैक का जितना भी फ्लूइड है वो कौन सा है आपका, क्षारीय है। क्लियर है ना। तो टोटल देखो 3 ग्रंथि है, 3 ग्रंथि में से 2 ग्रंथि क्षारीय स्त्राव कर रहे हैं ना। क्लियर है ना। तो क्षारीय ही तो आएगा। टोटल सीमेन का प्रकृति क्या है आपका, क्षारीय नेचर का है। कौन सा नेचर का है, क्षारीय नेचर का। और ये जो ध्यान समझना ना, ये जो स्त्राव करता है वो कॉपुलेशन के समय, मैथुन के समय या सेक्स के समय, ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करता है। कॉपुलेशन के टाइम ये जो स्त्राव है, ठीक है ना, लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, का कार्य करता है, ताकि जो पेनिस है, ठीक है ना, वो वेजाइना में आसानी से क्या कर सके, प्रवेश कर सके। लुब्रिकेंट का कार्य करता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा बहुत बचा खुचा पार्ट है उसको कल करेंगे कवर, और उसके साथ कल ही शुरू कर देंगे हम लोग किसके बारे में, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आपको जो भी समझ नहीं आया होगा उसको एक राउंड पढ़ना, पूछना, ठीक है। उसके बाद कल फिर से रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बचा खुचा पार्ट है जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके स्ट्रक्चर के बारे में, पेनिस के स्ट्रक्चर के बारे में। वही बस बचा है ना, अभी जितना ग्रंथि था वो कवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को केवल किसके स्ट्रक्चर पढ़ना है, पेनिस के स्ट्रक्चर, उसको कंप्लीट करेंगे। और कल ही आगे बढ़ जाएंगे हम लोग किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।